नमस्कार जंटू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में राजस्थान की सियासत की हर खास पल को लेकर के हम आप तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी सियासत जैसे कि लगातार कहा जा रहा है, हर पल हर क्षण कोई ना कोई करवट बदलती है। अब बात करें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उस बयान की जिसमें पहली मर्तबा उन्होंने सचिन पायलट और भाजपा पे आरोप लगाया साजिश रचने का, सरकार गिराने का सबूत के साथ कि हमारे पास में सबूत है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। थोड़ी देर बाद ही गहलोत के पास कोई कॉल आती है और हाईवे पे वो बात करते हैं और उसके बाद सुरजेवाला आधे घंटे बाद ही प्रेस से मुखातिब होते हैं और उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर सचिन पायलट की तरफ साफ दिखाई देता है। लेकिन दिन का घटनाक्रम कुछ एक अलग और होता है। आज के दिन की शुरुआत होती है जो बागी विधायक दिखाई दे रहे हैं उनके घर पर नोटिस चस्पा करने की। तो चलिए पूरा मजमून मैं आपको दिखाता हूं और उसके बाद हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो एक्सपर्ट भी हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। विधिवेता AK जैन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजस्थान विधानसभा के ही पूर्व डिप्टी चीफ व्हिप और भाजपा नेता मदन राठौड़ साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं पहले आपको मजमून दिखाऊंगा, उसके बाद हमारे पैनलिस्ट के साथ हम आपके सामने पेश हो रहे हैं। दिनों से चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज मीडिया के सामने खुलकर सामने आए। गहलोत ने सचिन पायलट पर विधायकों की खरीद फरोख्त में शामिल होने का आरोप लगाया। गहलोत ने पायलट पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष बीजेपी के साथ डील कर रहे थे। मेरे पास खरीद फरोख्त के सबूत है। और ट्रेडिंग हो रही है देश के अंदर, ऐसा बड़ा लाखों करोड़ रुपए बट रहे हैं। परसों के रोज में डीलिंग करी जा रही थी जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर। हमारे पास खबर है, हमारे पास प्रूफ है, उसका भी प्रूफ है। 20 करोड़ का सौदा किया जा रहा था। ऐसी स्थिति हो रही है कि एसओजी ने नोटिस दे दिया आपको, मुझे नोटिस दिया एसओजी ने। हमने कंप्लेंट की थी कांग्रेस ने कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है बीजेपी की तरफ से। 10 दिन तक हमें रखना पड़ा लोगों को वहां होटल के अंदर। मुझे अच्छा लगा क्या? बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इनमें सचिन पायलट भी शामिल है। विधायकों को जवाब देने के लिए 17 जुलाई तक का वक्त दिया गया है। सूत्रों से आई खबर के मुताबिक कांग्रेस के बागी विधायकों की गहलोत कैंप में वापसी भी हो सकती है। स्पीकर की तरफ से जारी अयोग्यता की धमकी देने वाले नोटिस के बाद बागी विधायक वापस लौट सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक 3 विधायक आज रात तक गहलोत कैंप में वापस आ सकते हैं। दूसरी ओर इस सियासी घमासान के बीच कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि चुनाव हारने के बाद भी सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। जितना प्रोत्साहन सचिन पायलट को मिला है उतना किसी भी दल में किसी को नहीं मिला है। सुरजेवाला ने कहा कि हमने मीडिया के जरिए सचिन पायलट का बयान सुना कि वह बीजेपी में नहीं जाना चाहती, तो मैं उनसे कहूंगा कि अगर ऐसा है तो हरियाणा में बीजेपी सरकार की मेजबानी से वापस आइए, बीजेपी के किसी भी नेता से वार्तालाप बंद कर दीजिए और अपने परिवार में आ जाइए। अगर आपका भाजपा में नहीं जाना चाहते तो फिर ये 2 होटल जो भारतीय जनता पार्टी के डिफेक्टर एमएलएस का पिछले समय में भी अड्डा बन गए हैं और जहां कांग्रेस पार्टी के विधायक साथी इस समय हैं, उन सबको भाजपा की पुलिस, हरियाणा की भाजपा की पुलिस के चंगुल से मुक्त करवाइए। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से वार्तालाप और चर्चा बंद कर दीजिए। राजस्थान की सियासी घमासान में गहलोत भले ही हीरो बन गए हैं, लेकिन पायलट के राजनीतिक वजूद को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पायलट को खोकर कांग्रेस भविष्य में कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती। यही वजह मानी जा रही है कि भले ही गहलोत खुलकर पायलट पर हॉर्स ट्रेडिंग में लुप्त होने के आरोप सबूतों के साथ लगा रहे हैं, लेकिन सुरजेवाला के जरिए कांग्रेस नेतृत्व में पायलट को एक बार फिर मौका दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चलिए आपने मजमून देखा। दिन भर सियासी पारा इसी तरह से अप एंड डाउन होता रहा। बीजेपी ने नोटिस के बाद अपने दफ्तर में भी
चर्चा की, मंथन की और तमाम पहलुओं को देखा गया। राव राजेंद्र सिंह जो डिप्टी स्पीकर भी रहे हुए राजस्थान विधानसभा के, उनको भी बुलाया और तमाम पहलुओं को ये देखते हुए कि नोटिस क्या लीगल है कि नहीं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री साजिश रचने का आरोप, उसके भाजपा और आक्रामक हुई है। तो चले, इस वक्त हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं सुमित्रा सिंह जी के पास में जाना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपके बताना चाहूंगा, मैं जानना चाहता हूं कि नोटिस स्पीकर ने सचिन पायलट सहित 19 विधायकों को जारी किए हैं। यहाँ एक सवाल उठता है कि पार्टी की बैठक में अगर कोई विधायक शामिल नहीं होता है तो विधानसभा अध्यक्ष नोटिस जारी करते हैं। उसके लीगल पहलू को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं कि अध्यक्ष से जारी नहीं कर सकते और जारी कर भी दिए, इसकी वैधानिकता नहीं है। कैसे देखा जाए इसे? ऐसा है, यहाँ सारे ही काम अवैधानिक हो रहे हैं। मंत्रिमंडल में रहते हुए उप मुख्यमंत्री और आपके मंत्री यदि ये कहते हैं कि आपने बहुमत का आप खो दिया, विश्वास खो दिया है, इसलिए आप विश्वास मत प्राप्त कीजिए, ये कोई कितनी बेतुकी बात है। पहले उन्हें इस्तीफा देना चाहिए था और इस्तीफा दे करके पार्टी की बात करते कि भाई पार्टी में, जैसा कि 1954 में हुआ था, जयनारायण जी व्यास उस समय मुख्यमंत्री थे और पार्टी में तय हुआ था और वोट पड़े थे और उन वोटों के अंदर आपके मोहनलाल जी सुखाड़िया जीते थे, तब हटे थे जयनारायण जी व्यास। तो वो तो कोई बात, कायदे की बात थी कि मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद पार्टी की मीटिंग बुलाते और पार्टी में तय करते किसके पास कितने वोट हैं। अशोक गहलोत के पास वोट हैं कि नहीं है, सचिन पायलट के पास कितने हैं, कायदा तो ये था, उसको ही नहीं माना किसी ने। तो सारे ही काम यहाँ तो बेचुके हो रहे हैं जी। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने जो नोटिस दिया है कि पार्टी की बैठक में नहीं आ रहे हैं, पार्टी के व्हिप का उल्लंघन कर रहे हैं, इसे किस तरह से देखा जाए? पार्टी की व्हिप हाउस बाहर भी लागू होती है कि हाउस के अंदर ही लागू होती है? वैसे तो हाउस के अंदर ही होती है, देखिए सही बात तो ये है। लेकिन यदि पार्टी कहती है स्पीकर को कि ये डिफाई कर रहे हैं, कहना नहीं मान रहे हैं, पार्टी मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, तो नोटिस ही तो दिया है कि भाई क्यों नहीं आ रहे हो, बता दें कारण बता दें कि भाई हम इसलिए नहीं आ पा रहे हैं, बीमार हैं या कोई और बात है, बता दें। जी, क्या उनकी सदस्यता पे किसी तरह का खतरा आ सकता है इस नोटिस से? इस नोटिस से तो मेरी समझ में किसी तरह का खतरा नहीं आना चाहिए, लेकिन यदि उसके बाद कोई और बात होती है तो अलग बात है। और वैसे सब डिपेंड करता है। चलिए, मैं वापस लौटूंगा आपके पास, वैसे वापस आऊंगा आपके सब डिपेंड करता है स्पीकर पे। स्पीकर चाहे तो कर भी सकते हैं, ये तो पावर स्पीकर को है। लेकिन हाउस की, चलिए मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। एक जैन साहब के पास में जाना चाहूंगा। जैन साहब, कानून क्या कहता है? ऐसे देखिए, ये क्योंकि अभी मामला एक तरह से संवैधानिक पहलू पे आकर के भी टिक गया है। स्पीकर नोटिस देते हैं, सचिन पायलट बीजेपी कानूनी सलाह ले रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ लोगों का यह कहना है कि पार्टी की बैठक में अगर नहीं जाते हैं, व्हिप का उल्लंघन करते हैं, व्हिप के हाउस की होती है, बाहर की नहीं होती है, तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो ऐसे में क्या मानना आपका? आप इस नोटिस को देखें, नोटिस में आर्टिकल 191 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 10th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और उसके तहत बनाए गए 89 के रूल्स का हवाला दिया। आर्टिकल 91 का जो सब क्लॉज 2 है वो ये कहता है कि 10वीं अनुसूची के अनुसार किसी भी विधायक को या सदन के सदस्य को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, ये शक्तियां प्राप्त है। 10th शेड्यूल वो है जिसे हम बेसिकली एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। इसका लॉ अलग नहीं आया, कॉन्स्टिट्यूशन के 10वीं अनुसूची में ही ये डाला गया है। इसकी धारा 2 क्या कहती है कि पार्टी द्वारा दिए गए निर्देश अथवा पार्टी द्वारा अधिकृत किए गए व्यक्ति द्वारा निर्देश के विपरीत सदन में वोट देता है या वोट देने से अनुपस्थित रहता है तो ऐसा सदस्य
इस कानून के 10 अनुसूची एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, जब तक कि उसको उपयुक्त कारण के आधार पर पार्टी उसे क्षमा नहीं करती। तो कानून बिल्कुल स्पष्ट है कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो 10वीं अनुसूची है, 191 आर्टिकल का 191 सब क्लॉज 2 है, वो तब लागू होता है जब सदन के अंदर वोट देने के लिए उपस्थित नहीं हो या दिए गए निर्देश के विपरीत वोट पालना ना करे। पार्टी की मीटिंग में अनुपस्थित होने का कोई प्रावधान न तो संविधान में है न 10वीं अनुसूची में। ये तो मान लीजिए कि सीएम के रेजिडेंस पे मीटिंग रखी गई, कल से कोई निकाल देता है कि साहब फलाने होटल के बार के अंदर मीटिंग रखी जाती है और उस बार की मीटिंग में वो विधायक नहीं आता है, तो क्या उसको आप डिस्क्वालीफाई कर देंगे? मेरे ख्याल से। और 3 दिन का नोटिस हमेशा एक रीजनेबल टाइम का दिया जाता है। यानी बसपा के विधायकों का विलय का मामला तो तय करने में स्पीकर ने 5 साल लगा दिए। स्पीकर की जो शक्तियां संविधान में दी गई हैं असेंबली के डिसिप्लिन के लिए और एमएलए को क्वालिफाई डिस्क्वालीफाई करने के लिए, वो जुडिशियल पावर्स हैं। उसको साधारण न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। सिर्फ जुडिशियल रिव्यू होता है, वो भी एक लिमिटेड पर्पज के लिए। पर वो न्यायिक शक्तियों को अगर राजनीतिक तरीके से उपयोग किया जाएगा तो ये जो स्पीकर की पद की गरिमा है वो भी इससे कम हो रही है, क्योंकि ये पूर्णतया अवैधानिक नोटिस है जो देखने में ही लगता है। और जी के प्रावधान अभी तक कोई निर्णय भी नहीं आया है इस मामले में कि ताकि नजीर बन सके। कर्नाटक के मामले में ये प्रश्न उठा था पर वो अनुत्तरित रह गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। विधानसभा और लोकसभा राज्यसभा के लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है। कुछ राज्यों ने क्या किया है कि अपनी जो लोक पंचायतें हैं, जिला परिषदें, नगर परिषदें, जैसे आंध्रा में भी है, महाराष्ट्र में, वहां भी ये दल बदल कानून एक कानून बना के लागू किया गया है। वहां पर कुछ जगह ऐसे प्रावधान उन्होंने उस कानून में किए गए हैं कि अगर पार्टी के विप का उल्लंघन किया जाए तो वो उसको हम मानेंगे, परंतु सदन के लिए इस तरह का प्रावधान इसमें अनुसूची 10 में नहीं है और नहीं 191(2) कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है और नहीं इस तरह के नोटिस की लीगल वैलिडिटी। जी तो एक साहब, अगर किसी भी तरह से, जैसे सुमित्रा सिंह जी कह रहे हैं कि वैसे तो हाउस में स्पीकर सर्वोपरि भी होता है, वो कर भी सकते हैं, लेकिन कानून कुछ अलग बात कह रहा है। ऐसी पोजीशन में अगर इन केस स्पीकर इन्हें सस्पेंड कर देते हैं, चाहे एक टाइम पीरियड के लिए अयोग्य करार दे देते हैं, तो इनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, अदालत जा सकते हैं ये लोग। इनके पास सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाने का रास्ता है, जुडिशियल रिव्यू, क्योंकि नॉर्मल कोर्ट में स्पीकर के आदेश हियरिंग नहीं होगी जी, आलोचना नहीं की जा सकती है। जैसे अभी लिमिटेड आप देखें, अदिति सिंह का जो मामला हुआ है उत्तर प्रदेश के एमएलए का, इसके लिए ये माना गया कि नहीं, इसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, इसको वहीं रखा जाएगा। उसको कोर्ट में भी गया, स्पीकर ने भी वैसे ही आदेश दिया। कर्नाटक में कई मामला पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के एमएलए का गया था, पर पार्टी की मीटिंग में उपस्थित होने के विप का वायलेशन किया हो, ऐसा मामला पहली बार गया है। अब तक जितने भी मामले गए हैं, सिर्फ कर्नाटक के मामले के अलावा बाकी सब मामले ऐसे गए हैं। तो इस स्थिति में जुडिशियल रिव्यू, जिसे हम कहा जाता है, जो संविधान के मूल भावना के अनुरूप किया जाता है, उसके तहत इन्हें सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाने का रास्ता है। परंतु प्रश्न ये कि अगर एक बार स्पीकर ने डिस्क्वालीफाई कर दिया तो जब तक उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय उसको रोकेगा नहीं, जो कि स्पीकर के मामले में कम से कम इंटरफियर करने का एक जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हैं, तब उस स्थिति में वो लोग अब ऐसा होगा कि अपनी राजनीति तो भूल जाएंगे और अदालतों चक्कर में उलझे रहेंगे। बिल्कुल, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में लौटूंगा। कानूनी पहलू पे मैं एक बार मदन राठौड़ जी के पास भी जाना चाहूंगा। डिप्टी चीफ व्हिप रहे हैं, हाउस का नॉलेज है। मदन जी, आप किस तरह से देखते हैं इस नोटिस को? मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि सीपी जोशी जी विधानसभा के अध्यक्ष हैं और वो जानकार भी हैं, कई मरतबा वो विधायक भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं। उन्होंने कैसे ये नोटिस दे दिया, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। मैं जैन साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हालांकि सुमित्रा सिंह जी का जितना लंबा राजनीतिक अनुभव है, विधानसभा की अध्यक्ष भी रही हैं और बहुत लंबा इनका करियर है, लेकिन जैन साहब ने जो बात बताई कि 10वीं अनुसूची में जो 191(2) में जो ये क्लॉज है एंटी डिफेक्शन लॉ, वो इन पर किसी भी कीमत पर लागू नहीं हो सकता है। विधानसभा से संबंधित बात ही नहीं है, ये पार्टी की मीटिंग है, पार्टी के अंदर की मीटिंग है। इसमें पार्टी का अध्यक्ष
कि वो सर्वोपरि है। ये चीफ विप जो होता है वो विधानसभा का है, वो कोई पार्टी से, विधानसभा के बाहर चीफ विप कुछ भी नहीं है। तो चीफ विप ने जो विप जारी की है वो गैर कानूनी की, गलत की, कर ही नहीं सकता। और उसका काम है केवल विधानसभा से संबंधित निर्देश देना, विप जारी करना। वो विधानसभा के अंदर की कार्रवाई होती है, या राज्यसभा या वोट देना या और कोई भी राष्ट्रपति के लिए मतदान करना, उससे संबंधित विप जारी करने का होता है। विधानसभा के अंदर की कार्यवाही से संबंधित विप जारी करना होता है। उसको पार्टी की मीटिंग से संबंधित विप जारी करने का राइट ही नहीं है। वहां जो पार्टी का अध्यक्ष है वही सर्वे सभा होता है, वही निर्देश जारी करता है। वहां यदि इन्होंने पार्टी की मीटिंग में कोई व्यक्ति नहीं गया है तो उसने कोई सदस्यता का उल्लंघन नहीं किया है, ऐसा कोई काम नहीं किया है कि जिससे उसकी मेंबरशिप जा सके। ये नोटिस देना ही गलत है। और मतलब इस नोटिस के आधार पर, जैसा कि सुमित्रा सिंह जी ने बताया कि यदि विधानसभा का अध्यक्ष चाहे तो गलत तरीके से भी ये वो ऐसा कर सकता है, तो वो एक दिन नहीं टिकेगा, एक दिन भी नहीं टिकेगा। और उसकी गरिमा, विधानसभा के अध्यक्ष की गरिमा गिरती है इससे, उस पद की गरिमा गिरती है कि विधानसभा के अध्यक्ष के पार्टी के और आंतरिक मामलों में, ये पार्टी का आंतरिक मामला है, बैठक में जाना नहीं जाना ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, ये विधानसभा से संबंधित मामला है ही नहीं। मैं सोचता हूं इसमें बिल्कुल गलत किया है, ये कर ही नहीं सकते। जी चलिए, मैं श्याम सुंदर शर्मा साहब के पास में जाना चाहूंगा। श्याम जी, आपका क्या मानना है इस पूरे प्रकरण को लेकर के? बात अगर यहाँ की करें कि नोटिस को लेके, देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार की परिस्थितियों में मुख्य सचेतक ने विधानसभा अध्यक्ष को सूचना दी, और सूचना में क्या कहा गया है कि सरकार संकट में है और संकट के दौरान हमको बैठक करनी है आवश्यक रूप से, और हो सकता है क्योंकि परिस्थितियां बदल रही है, क्योंकि जिस प्रकार का उन्होंने सूचना दी है विधानसभा अध्यक्ष को, उसमें ये चीज लिखी है उन्होंने कि सरकार संकट में थी, सरकार गिरने वाली थी, साजिश रची जा रही थी, उसमें सब शामिल थे। हमने बार बार उनको बुलाया, आए नहीं, क्योंकि विधानसभा का सत्र कभी भी बुला करके शक्ति परीक्षण हो सकता था। ये चीज उन्होंने लिखी है मदन जी, क्योंकि आपने वो जो सूचना विधानसभा अध्यक्ष को दी है सचेतक ने, वो शायद आपने पढ़ी नहीं। उन्होंने ये लगाया कि ये सारी परिस्थिति पैदा हो सकती है, इसलिए आप कार्रवाई करो, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष को तत्काल कार्रवाई करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उनको संभावनाओं पे है, सारा संभावनाओं पे व्यक्त किया जा रहा है सारा मामला। योगेंद्र जी, आपत्ति सबसे बड़ी यह है कि रात को 12 बजे अगर आपको विधानसभा का मुख्य सचेतक दे रहा है सूचना, और आप 12 बजे ही रात को जारी कर रहे हो, और रात को रातों रात अधिकारियों के माध्यम से उनके पैतृक मकानों पे जाकर के दे रहे हो और चस्पा कर रहे हो, नहीं ले रहे हैं, तो ये थोड़ी सी आपत्तिजनक स्थिति पैदा होती है। क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष को इतनी क्या मजबूरी हो गई थी कि आप रात को ही 12 बजे अपना सचिवालय खुलवा रहे हो, रात को ही नोटिस जारी कर रहे हो, और रात को कलेक्टर्स के माध्यम से कह रहे हो कि रात को ही दे दीजिए जाकर के, क्योंकि उनको कानूनी राय और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाने का मौका नहीं मिल जाए, समय ज्यादा नहीं मिल जाए, इसलिए सब कार्रवाई की गई। क्योंकि वैधानिकता में जब आपका विधानसभा का अध्यक्ष जिस पार्टी का होता है वो लगाव होता है कि ये तो सुमित्रा जी भी जानती है कि पार्टी का क्योंकि उनको चुनाव लड़ना होता है आगे, क्योंकि चुनाव तो पार्टी ही टिकट देती है, इसलिए वो मजबूरियां होती है विधानसभा अध्यक्ष के साथ। जबकि होना ये चाहिए कि विधानसभा अध्यक्ष की गरिमा बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो जो कर देता है सदन में, कोई भी निर्णय अगर विधानसभा अध्यक्ष कर देता है तो आप उस पर प्रश्न नहीं खड़े कर सकते, उस पर चर्चा नहीं कर सकते, ये सारी बातें हैं। और विशेषाधिकार हनन का मामला किसी को भी लेकर के वो बंद कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए मैं फिर भी कहता हूं कि विधानसभा अध्यक्ष पहली बार विधायक नहीं बने, वो मंत्री भी रहे, केंद्र में, राजस्थान में भी मंत्री रहे, और इतने वरिष्ठ होने के नाते हाँ मैं मानता हूं कि उनकी सरकार, क्योंकि वो जिस पार्टी के, उनकी सरकार कुछ संकट में आ रही है, और कौन संकट में ला रहा है, उन्हीं के लोग, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, 2 मंत्री और बाकी विधायक। तो ये बात सही कहा कि आपको पार्टी में रहते हुए कोई अधिकार नहीं होता कि आप कहो कि हमारी सरकार अल्पमत में, सरकार में आप शामिल हो और आप कर रहे हो अल्पमत में, तो इसलिए सही बात है, पहले इस्तीफा देना चाहिए आपको कि हम नहीं रहेंगे, और फिर सवाल उठाने चाहिए। तो ये बहुत सारी, देखिए चारों तरफ कमियां हैं। आप जिस प्रकार से विधानसभा अध्यक्ष ने जल्दबाजी की, उन्होंने लीगली तरीके से उसको विवेचन नहीं किया, और उसके बाद रातों रात भेज करके चस्पा करने के, और केवल 3 दिन का समय दिया गया, ये और
ये भी ध्यान रखा गया कि शुक्रवार को तक वापिस जवाब भी आना चाहिए कि 2 दिन ज्यादा देगा। तो ये सारी कानूनी पेचीदगियों के अंदर वापस लौटूंगा आपके पास, वापस लौटूंगा मैं सुमित्रा सिंह जी के पास से एक बार वापस जाना चाहूंगा। मैम आपके पास आना चाह रहा हूं, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये पूरा घटनाक्रम किसी से छिपा नहीं है, आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं। एक बार के लिए हम मान के चलते हैं कि सचिन पायलट जिस रूट पे चल रहे हैं, यानी बागी तेवर जो इख्तियार कर रखे हैं उन्होंने, अगर उसी पे जाते हैं तो हाउस में किस तरह से फ्लोर टेस्ट किया जा सकता है, किसी की डिमांड पे, या फिर सो मोटो कॉग्निजेंस ले सकते हैं विधानसभा अध्यक्ष से, गवर्नर चलिए आप अपना बहुमत पेश करिए, क्या रहेगी इसकी प्रक्रिया, क्या होगी? देखिए ऐसा है, या तो गवर्नर कहें या स्वयं मुख्यमंत्री चाहें कि मुख्यमंत्री खुद ही कहें कि अच्छी बात है भाई तुम कहते हो तो मैं कॉन्फिडेंस सीख करता हूँ, या कोई इस तरीके से मंत्रिमंडल के सदस्यों के कहने से नहीं हो सकता है। ये तो बिल्कुल बचकाना हरकत है उनकी। उनको तो पहले इस्तीफा देना चाहिए था, इस्तीफा दे के पार्टी में अपनी बात उठानी चाहिए थी। जी, तो फ्लोर टेस्ट के लिए बीजेपी कह सकती है कि अल्पमत में सरकार फ्लोर टेस्ट करवाइए, बीजेपी कह सकती है, बीजेपी कह सकती है जी। स्वयं अंदर की बात, एक अंदर की परिस्थितियों को लेकर मैं एक बार आपसे जानना चाहूंगा, अंदर हाउस अगर कॉल किया जाता है, बुलाया जाता है हाउस को, उस दरमियान सचिन पायलट क्योंकि आज कांग्रेस के विधायक के रूप में स्टैंड कर रहे हैं, उनको हाँ पक्ष लॉबी में बैठना पड़ेगा, हाँ पक्ष की ओर बैठना पड़ेगा हाउस में। तो यहां क्रॉस वोटिंग अगर होती है, क्रॉस वोटिंग की मैं बात करना चाह रहा हूं, अगर सचिन पायलट उनके समर्थक हाउस में अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ वोटिंग करते हैं, तो इसमें क्या कानूनी पेश हो सकता है, क्या बातें हो सकती है आगे की? देखिए कोई उनके कहने से तो कोई कॉन्फिडेंस सीख करेंगे नहीं, या तो गवर्नर कहे या स्वयं मुख्यमंत्री फैसला करें, या भारतीय जनता पार्टी कहे कि भाई आप कॉन्फिडेंस सीख करिए। बाकी इनके कहने से क्यों करेंगे वो? नहीं, अगर हाउस कॉल कर दिया जाता है, हाउस को अगर बुला भी लिया जाता है, उसके बाद सचिन पायलट गुट अगर क्रॉस वोटिंग करता है, अशोक गहलोत खिलाफ सरकार के खिलाफ अपना मत देता है, अपना समर्थन देता है बिल के खिलाफ या फ्लोर मैनेजमेंट में, तो उस पोजीशन में क्या होगा? डिस्क्वालीफाई होगा जी। लेकिन होगा, डिस्क्वालीफाई का रिजल्ट पहले आएगा या सरकार के जाने का रिजल्ट पहले आएगा? रिजल्ट तो वही सरकार के जाने का ही आएगा पहले, उसके बाद में पार्टी डिस्क्वालीफाई कर सकती है, उनके स्पीकर कर सकते हैं। क्यों स्पीकर कर सकता है? स्पीकर कर सकते हैं फिर, बिल्कुल जी। सुमित्रा सिंह जी, आगे होगा क्या? इसे फिर डिस्क्वालीफाई कौन कर सकता है? स्पीकर? स्पीकर ही करेगा, और कौन करेगा डिस्क्वालीफाई? तो यही एक बड़ी बात है कि अभी पूरी तरह से संख्या बल को लेकर के दोनों तरफ से डाउट है। आज की परिस्थितियों की बात कर रहा हूं, जैसे कि लगातार कह रहे हैं हम कि हर पल हर क्षण परिस्थितियां बदल रही हैं। आज ही की बात कर लीजिए आप कि एक बार अशोक गहलोत तलखी लेकर के आते हैं, साजिश का आरोप लगाते हैं, और आधा घंटे बाद इस सुरजेवाला बड़े सॉफ्ट नजर आते हैं। तो ये तो तय है कि सचिन पायलट की जरूरत इधर है, और सचिन पायलट अब आगे क्या करते हैं उनकी रणनीति का अभी तक खुलासा हो नहीं पाया है, सबकी निगाह उस पर टिकी रही है। तो चले एक बार मैं मदन राठौड़ जी के पास जाना चाहूंगा। मदन जी, हाउस की प्रोसीडिंग को आप बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। हाउस अगर कॉल किया जाता है और उस वक्त सचिन पायलट गुट के लोग, या देखिए इंडिपेंडेंट है, वो फ्री है, वो किसी के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन बात पार्टी के विधायकों की है। अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो उस पोजीशन में क्या होता है? क्रॉस वोटिंग होने पर चीफ व्हिप ये अध्यक्ष को लिख करके देता है कि इन्होंने फला फला ने क्रॉस वोटिंग किया है। तो पहली बात तो ये है कि क्रॉस वोटिंग होते ही यदि अल्पमत में आ जाती है सरकार, तो सरकार गिर जाएगी। दूसरी बात यह है कि क्रॉस वोटिंग की शिकायत चीफ व्हिप करेगा या डिप्टी चीफ व्हिप करेगा अध्यक्ष को, उस पर अध्यक्ष प्रसंज्ञान लेकर के और निर्णय लेगा। तीसरी बात, मैं एक बीच में बात आपने सुमित्रा सिंह जी से पूछा था, मैं उस पर ही एक मेरी राय भी देना चाहूंगा कि ये जरूरी नहीं है कि कोई भी सदस्य मांग करे कि बहुमत साबित करें।
विपक्ष भी मांग कर सकता है और राज्यपाल कह ही ना, सुमित्रा सिंह ने कहा ये कि बीजेपी डिमांड कर सकती है, बीजेपी गवर्नर से स्पीकर से राज्यपाल महोदय, गवर्नर साहब भी स्वयं आज की परिस्थितियों को देख करके ये निर्णय ले सकते हैं। जब अशोक गहलोत जी शपथ दिलाने के लिए मंत्री परिषद का गठन करवाने के लिए राज्यपाल के पास में जाएं और राज्यपाल को ये कहे कि आप इनको शपथ दिलाएं, तो गवर्नर खुद भी ये कह सकते हैं कि पहले आप विश्वास मत हासिल कीजिए, क्योंकि आपकी पार्टी में विखंडन है, आपकी पार्टी में ये टूटन हो गई है। लेकिन बिना रिटर्न इन्फॉर्मेशन के अगर कोई शिकायत नहीं करता है तो भी मोटो भी कर सकते हैं, दो मोटो भी कर सकते हैं, गवर्नर चाहे तो कर सकते हैं। ये पहले भी हुआ है, सुमित्रा सिंह जी को पता है कि रोमेश भंडारी ने कितनी बार किया। ये कई ऐसे उदाहरण आपको उत्तर प्रदेश के ही नहीं, आपको कई प्रांतों के उदाहरण दिए जा सकते हैं जब और इस प्रकार का विश्वास मत हासिल करने के लिए कहा गया था। स्वयं कल्याण सिंह जी को यह बात कही गई थी रोमेश भंडारी ने कि आप पहले विश्वास मत हासिल कीजिए, उसके बाद आपका ये मंत्री परिषद का गठन होगा। तो ये तो मोटो भी कर सकते हैं, गवर्नर को सुप्रीम पावर है ऐसी परिस्थिति में जबकि उप मुख्यमंत्री खुद ये मांग करे, उप मुख्यमंत्री खुद ये कहे और वो पार्टी छोड़ दे, क्या ऐसी परिस्थितियां हो जाए और जब विधानसभा के अध्यक्ष खुद उप मुख्यमंत्री को नोटिस दे दे तो गवर्नर साहब को यह अधिकार है, वो खुद निर्णय ले सकते हैं। मुख्यमंत्री को नोटिस नहीं दिया है मदन जी। चलिए मैं लौट रहा हूँ आपके पास में, वापस आ रहा हूँ सर, आप लोगों के पास में वापस आ रहा हूँ। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे, बने रहिए आप जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं राजस्थान के सियासी संग्राम की। मदन राठौड़ साहब के पास में था मैं पहले। मदन जी, एक बयान और लेना चाहूंगा मैं आपका। अशोक गहलोत जी ने पहली बार ये कही है, आरोप तो हमेशा लगाते आ रहे हैं, लेकिन पहली बार सरकार को गिराने की साजिश रचने के सबूतों की बात कही है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये कांग्रेस के अंदर असंतोष का विस्फोट हुआ है, आंतरिक असंतोष का विस्फोट हुआ। इसमें वो किसी दूसरे पर दोष बढ़ना चाहे तो मैं सोचता हूं कि वो स्वयं गलत है। वो अपनी पार्टी को, अपने परिवार को नहीं संभाल पाए, उनके अंदर एक एक करके और नाराज होते जा रहे हैं। वरिष्ठ लोग, मंत्री जैसे वो नाराज होकर के जा रहे हैं, तो ये उनका परिवार लेकिन का ये असंतोष का जो विस्फोट है, विस्फोट से लोग डरते हैं। आप लोग तो दिवाली के पटाखों की तरह से एंजॉय कर रहे हो। अब एक बात बताइए कि राजनीति में है तो आंख बंद करके बैठ नहीं सकते। जब ये उनका असंतोष है, आखिर जनता की सेवा के लिए हम लोग राजनीति में हैं, तो जनता की इस समय कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए हमको भी तो आगे आना पड़ेगा। जब वो अंदर से लड़ रहे हैं, वो आंतरिक लड़ाई उनकी लड़ रहे हैं, तो हमको कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। जनता की सेवा करनी है, राज करना है, संभालना है, आखिर देश काल परिस्थिति का ध्यान भी रखना पड़ेगा, तो आंतरिक स्थितियों का भी आंकलन तो करना ही पड़ेगा। जब उनका इस प्रकार का वो आपस में लड़ रहे हैं, तो जनता को हम यूं ही नहीं छोड़ सकते। ऐसी परिस्थिति में हमको आगे आना पड़ सकता है, संभालना पड़ सकता है। वो लड़ते रहे, हमको जनता की सेवा करनी है, करना पड़ेगा, आना पड़ेगा। ये खुशियां बनती करो जनता की। जी श्याम जी, आपके पास ही आ रहा हूँ। श्याम जी, आपके पास ही आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान, बड़ा सख्त बयान, सचिन पायलट और बीजेपी पर सीधा उन्होंने हमला बोला। हमला तो पिछले 4 दिन से बोल रहे हैं,
लेकिन पहली मर्तबा ये बात कही गई कि सबूत है उनके पास में सरकार गिराने की साजिश रचने के, और थोड़ी देर बाद ही थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर होता है सुरजेवाले का। तो ये क्या, किस तरह से देखा जाए इसे? देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार से सचिन पायलट के संबंध सीधे तौर पर सोनिया गांधी परिवार से हैं, और वो तो राहुल गांधी के सखा रहे हैं, वो मित्रता के बाद, और प्रियंका उनके जिस तरह के संबंध है, क्योंकि उनके पिता के टाइम में वो ज्यादा आने का उनका वो संबंध नहीं है कि एक साधारण कार्यकर्ता के नाते वहां पहुंच नहीं पाते। अगर वो पहुंच गया और ढंग से कान में बात कह दी, और हो सकता हो कि सोनिया गांधी जी का माइंड फिट जाए कि कोई बात नहीं, सचिन को माफ करो, हम उसको केंद्र में रखेंगे, कुछ दिन बाद में देख लेंगे, राज्यसभा में भेजेंगे। ये डर बहुत सताता है। अब मुख्यमंत्री ने जिस तरह से आज आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, आप देखिएगा, पहली बार कहा इतने करोड़ लिए, इतने ये कुछ हुआ, दलाल भी थे, सब कुछ था, सारी बहुत तरीके से उनका कि शक्ल अच्छी होना, अंग्रेजी अच्छी बोलना, इससे राजनीति नहीं होती। लेकिन वो जानते हैं, देखिए वो मांग क्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को हटाओ, प्रभारी को हटाओ, मेरी मांग ये सर, वो और कोई मांग ही नहीं कर रहे। जब वो मुख्यमंत्री को हटाने की बात करें तो वो उप मुख्यमंत्री को बर्खास्त करो, उनको चलता करो, अयोग्य घोषित करो, वो सारी चीज वो भी वही कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। इसलिए ये सारी चीजें, अवैधानिक कार्य हो जाना और समय रहते हुए कार्रवाई नहीं करना, अब क्योंकि अपने पे आ गई, दोनों के बीच में सीधी लड़ाई हो गई, ये सबसे बड़ा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो कुछ होता है। वसुंधरा जी के टाइम में भी एक बात हो श्याम जी, एक बात हो, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता है। अभी ऐसा कुछ लग रहा है कि ये भूल सुधार हो सकती है, जिसे कांग्रेस भूल कह रही है सचिन पायलट की। देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार का उनका ओरा है, और जो 19 लोग लेके बैठा है व्यक्ति, क्योंकि वो ये मान के चलते हैं कि आज यदि 19 लोगों को पार्टी से बेदखल कर दिया तो आने वाला समय में राजस्थान में मध्यवर्ती चुनाव होंगे, ये मैं लिख के रख लीजिए, ना तो भाजपा बचा पाएगी ना कांग्रेस बचा पाएगी, क्योंकि अस्थिरता जो पैदा हो जाएगी उससे बहुत ज्यादा समय तक फिर स्थिरता नहीं बन पाती है। इसलिए कांग्रेस चाहती है कि किसी तरह से हमारे रूठे लोग वापस से आ जाएं, तो हम कोशिश करें कि यहीं रहिए, यहाँ पे लड़िए बढ़िए, जो भी करिए। जैसे सुमित्रा जी ने सही कहा कि पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष चाहता तो क्या मैं उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देता हूँ, पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मैं बैठक बुलाता हूँ, वहां तय करना चाहिए था फिर रिश्तेदारी। ऐसे नहीं होता, आप उप मुख्यमंत्री भी रहो, पार्टी के अध्यक्ष भी रहो, ये दो पदों पर रह करके, दो पदों पर रह करके आदमी न्याय नहीं कर सकता। देखिए अशोक गहलोत की यही तो मार थी कि वो संगठन के महामंत्री थे, संगठन महामंत्री राष्ट्रीय, छोड़ दिया उन्होंने, क्या मैं मुख्यमंत्री पद है, मुख्यमंत्री में 35-40 हजार लोगों को फायदा दूंगा, वहां क्या करूंगा बैठ करके, पार्टी के पद देने से तो कोई फायदा मिलता नहीं। इसलिए देखिए सोची समझी चाल थी। अब वो ये सचिन पायलट समझ नहीं पाए ना, 1.5 साल तक वो उप मुख्यमंत्री लेके रहे, प्रदेश अध्यक्ष ने छोड़ देना चाहिए उनको पद, मुख्यमंत्री पद जब अध्यक्ष वो तो लालायित थे कि अध्यक्ष वो मुख्यमंत्री बनेंगे, और आज भी वो मुख्यमंत्री बनने के लालायित है, वो पार्टी के अंदर काम नहीं करना चाहते। अब मैं मदन जी बार बार कह रहे थे अवैधानिक, तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि ये किस्सा कुर्सी का है। बिल्कुल 100% यही है कि किस्सा कुर्सी का है, और इधर जनता कोरोना से त्रस्त है। देखिए कोरोना से दायरा जैसे बढ़ता जा रहा है, हर व्यक्ति इनसिक्योर है, किसी से कोई मिलना नहीं चाह रहा, कोई किसी के पास जाना नहीं चाहता, और एक तरफ आप देखिए हमारा सियासी क्वारंटाइन चल रहा है, जहां देखो वहां बाड़ेबंदी हो रही है। चलिए मैं एक बार के जैन साहब के पास में वापस जाना चाहूंगा। जैन सर, आपके पास में आना चाह रहा हूं। मैंने जैसे सुमित्रा सिंह जी से, मदन राठौर साहब से बात कही, अब मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, ऐसे बहुत सारे केसेज हैं हाउस में, अगर क्रॉस वोटिंग होती है उस केस में स्पीकर चीफ व्हिप की शिकायत पर कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन अंजाम पहले सरकार गिरने का होगा। तो ऐसी परिस्थिति में क्या लगता है आपको, स्पीकर जो कार्रवाई करने वाले हैं वह स्पीकर रह पाएंगे? और अगर रह भी जाते हैं, कोई दूसरा सरकार बनाता है, तो क्या एक स्पीकर के आदेश को दूसरा स्पीकर बदल सकता है? देखिए, आपकी जो प्रश्न है इसके दो पहलू। पहली चीज तो यह है कि अगर आप संविधान को देखें तो उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि बहुमत दल का नेता ही मुख्यमंत्री, हाउस का लीडर होगा। हाउस का लीडर होगा। ये राज्यपाल की शक्तियां हैं कि वो हाउस का लीडर नियुक्त करे। ये एक परंपरा है कि बहुमत दल के नेता को
उसका आपका मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है, या यही लेजिस्लेचर में ही, यही पार्लियामेंट में, दोनों में एक ही, पार्लियामेंट में दोनों में ही है। अब दूसरा प्रश्न आता है कि क्रॉस वोटिंग किया जाता है, इस व्हिप का पालन नहीं किया जाता है तो सरकार ऑटोमेटिकली नहीं गिर जाती। मुख्यमंत्री या तो इस्तीफा देते हैं या गवर्नर को बर्खास्त करना पड़ेगा। पर इसके साथ साथ यह प्रश्न पैदा होगा कि जिस आदमी ने व्हिप का वायलेशन किया है, जो व्हिप के अगेंस्ट में वोट जारी हुआ है, उस वोट की वैधानिकता क्या है? उस वोट को पॉजिटिव वोट कैसे गिना जाएगा? उसको निरस्त क्यों नहीं किया जाएगा? ये एक प्रश्न है जो इस मामले में उठा, क्योंकि आज तक ऐसी स्थिति कभी आई नहीं है। तीसरी बात यह है कि जो लोग अभी क्यों हुआ, कर्नाटक में भी क्रॉस वोट कर सकते थे, मध्य प्रदेश में भी क्रॉस वोट कर सकते थे, और उसमें क्या होता कि वो लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते और डिस्क्वालीफाई होने के बाद अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते थे, वो सत्ता से बाहर हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है। कर्नाटक में जो स्पीकर था उसने यही किया था कि उन्होंने व्हिप तो जारी करा दिया था, उनके इस्तीफों को स्वीकार नहीं कर रहे थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने यह डायरेक्शन दिया था कि इनको वोटिंग में पार्टिसिपेट करने दिया जाए, और वो भी हो, पर अगर इनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो ये अगला चुनाव लड़ सकेंगे खाली करने के लिए, बात के लिए। इसलिए जो वोट के अगेंस्ट में वोट डालेगा, पहली चीज तो मुझे ये शक है कि उसके वोट को वैलिड वोट कैसे माना जाएगा, और दूसरी चीज व्हिप के वायलेशन करते ही वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, अगला चुनाव 6 साल तक वो अपने घर बैठना पड़ेगा, चुनाव वो लड़ नहीं पाएंगे। और तीसरी पर ये सारी की सारी शक्तियां गवर्नर के हैं, क्योंकि यहाँ पर तो रात को राष्ट्रपति शासन हटाया जाता है, रात को 2 बजे और सुबह 5 बजे दूसरे मुख्यमंत्री को ओथ दिला दी जाती है। एक दिन का मुख्यमंत्री की बनाया था, रमेश भंडारी ने भी जिक्र आया था, पहले ये यूपी में हुआ था। बम्बई के जजमेंट के बाद से ये बात आई कि फ्लोर टेस्ट पे राइट टेस्ट पे ये चेक किया जाए कि सरकार की क्या स्थिति है, जहाँ लंबे समय से, परंतु मुख्यमंत्री सरकार बर्खास्त करने का अधिकार तो गवर्नर को है, और उसके बाद मुख्यमंत्री नियुक्त करने का भी है, उसके बाद अदालत के चक्कर काटते रहो। तो जब भी महत्वपूर्ण हो जाता है और एक राज्यपाल महत्वपूर्ण हो जाता है, और इन दोनों के हाथ में सारे गेम की चाबी, क्योंकि अदालत में तो इन दोनों के गलत निर्णय हो जाएंगे, जैसे कि हो रहे हैं। राजस्थान में तो नहीं हुए वो जी, बिल्कुल कुछ परिस्थितियां इसी तरह की हैं। और पिछले कुछ समय से अगर हम देखें तो विधानसभाओं में या पार्लियामेंट में तो बहुत ज्यादा ऐसे नजीर सामने नहीं आई है, लेकिन असेंबलीज में बहुत ज्यादा आ रही है कि कहीं पे इस तरह की परिस्थितियां बनती है। लेकिन ये एक अलग तरीके का मामला होगा कि क्योंकि अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो स्पीकर तो स्टैंड करेगा, क्योंकि हाउस तो उन्हीं की अध्यक्षता में रन कर रहा है। विशेष अधिकार है स्पीकर को कि वो ऐसी कार्रवाई में शिकायत करने के बाद उस नोट की माफ करेगा वोट की वैधानिकता अगर कोई चैलेंज करता है तो उसमें ये प्रिविलेज राइट है स्पीकर का, उन्हें अधिकार है, विशेष अधिकार है कि वो उसे खारिज भी कर सकता है। ये एक बात मैं जैन साहब वापस आना चाहूँ, क्या वोट को खारिज कर सकते हैं स्पीकर? देखिए, सुमित्रा सिंह जी रही हैं स्पीकर को सदन के मामले में असीमित शक्तियां प्राप्त जी। वो वॉइस वोट करा सकते हैं, वो ये डायरेक्शन दे सकते हैं कि वोट दिखा के दिए जाएं, और वो ये कह सकते हैं कि मैं इस वोट को वैधानिक नहीं मानता, इसको काउंटिंग में से बाहर करता हूं। उसके बाद जिसका वोट बाहर हुआ उसके बाद रास्ता सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाने के अलावा कोई दूसरा रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो अगर कोई ये समझ रहा है कि वो फ्लोर के हाउस पर व्हिप का वायलेशन करके सरकार को गिरा सकते हैं, तो जब तक स्पीकर बैठे हुए हैं तब तक इस बात की संभावना नहीं है। वो दोहरे नुकसान की संभावना है, उनका वोट भी निरस्त करते हैं स्पीकर और उनको डिस्क्वालीफाई भी करते अगले 6 साल के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये हो सकता है। सही कह रहे हैं आप कि असीमित अधिकार हाउस में, और हाउस की कुछ परंपराएं भी होती हैं जो बनाई भी जाती हैं, जिन्हें रेगुलर भी रखा जाता है। सुमित्रा सिंह जी के पास जाना चाहूंगा मैं। मैम, आपके पास आना चाहूंगा। बात क्रॉस वोटिंग की आ रही है, यहाँ पे एक संभावना बताई जा रही है। अगर हालात ऐसे बनते हैं कि हाउस बुलाया जाता है, जैसे कि बीजेपी कुछ डिमांड कर रही है, रिटर्न में नहीं दिया अभी तक बीजेपी ने, तो ऐसे पोजीशन में अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो उस क्रॉस वोटिंग के वोटर्स का क्या होगा? बताया ना, जैन साहब ने अभी कहा तो था जी, वो असीमित अधिकार हैं स्पीकर के पास, वो उन्हें कैंसिल भी कर सकता है।
डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं स्पीकर, या डिस्क्वालीफाई भी वोट कर पे सकते खारिज हैं, कर सकते हैं। वोट भी खारिज कर सकते हैं, डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं। ऐसा कोई वाक्य आपको ध्यान में है कि क्रॉस वोटिंग हुई हो दोनों तरफ से? मुझे ध्यान नहीं, यहाँ तो कभी हुआ नहीं ऐसा जी। राजस्थान में तो कभी ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल मदन जी, आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी फ्लोर टेस्ट की बात कर रही है कि फ्लोर टेस्ट करवाइए। आधार सचिन पायलट के व्हाट्सएप ग्रुप पे आए हुए मैसेज के लिहाज से, उनके ट्वीट के हिसाब से कि सरकार अल्पमत में है। अभी आप भी हाउस के डिप्टी चीफ व्हिप रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से नॉलेज है। एके जैन साहब बता रहे हैं, सुमित्रा सिंह जी बता रही हैं। ये बताइए कि अगर हाउस कॉल भी कर लिया जाता है तो क्रॉस वोटिंग होगी। क्रॉस वोटिंग का जजमेंट करेगा स्पीकर, तो उस पोजीशन में क्या होगा? देखिए, बहुमत साबित करने का निर्देश देंगे गवर्नर जी। आप बहुमत साबित करिए, पहली बात। और उस लेकिन बहुमत हाउस में सर, हाउस में एक मिनट मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। निर्देश देंगे गवर्नर, गवर्नर की देखरेख में सारा ये व्यवस्थाएं चलेगी, वोटिंग होगा। हो गया। उसमें यदि स्पीकर उस वोट को यदि नहीं माने, क्रॉस वोट को खारिज कर दे, तो गवर्नर प्रसंज्ञान लेंगे और स्पीकर के निर्देश को और मतलब चैलेंज होगा। वो कतई ऐसा नहीं हो सकता है। संचालन गवर्नर करते होते गलत बात, मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये असेंबली ऐसा में नहीं है स्पीकर के आदेश को गवर्नर कॉग्निजेंस ले सके उस पर। सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि एसआर बोमई केस के बाद पूरी एक तरह से रूलिंग बदल दी गई है। यहाँ गवर्नर सुओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं ले सकते कि अधिकार जो स्पीकर का है। मैं आपने जो बात कही, मैं माफी चाहूंगा, मैं आपके पास वापस आऊंगा, लेकिन एके जैन साहब से मैं जानना चाहूंगा। जैन साहब, क्या स्पीकर अगर अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं तो गवर्नर इसमें दखल कर सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनली गवर्नर को ऐसी कोई शक्तियां प्राप्त नहीं है कि वो स्पीकर के पारित किसी भी आदेश को बदल सके या स्पीकर को निर्देशित कर सके कि ये नहीं, ये आदेश पारित करो। सिर्फ विधानसभा कॉल करना गवर्नर का अधिकार है। इससे ज्यादा अधिकार राज्यपाल को नहीं है कि वो किसी भी दृष्टि से स्पीकर के आदेश पे हस्तक्षेप करे। स्पीकर ने सही या गलत जो भी आदेश दिया है वो सिर्फ जुडिशियल रिव्यू में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है लिमिटेड पर्पज से। वो भी नहीं कि उसके हर आदेश का एक बिल्कुल बारीक विश्लेषण हो। अगर बिल्कुल कानून के विपरीत है तभी सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप करती है, अन्यथा नहीं कर सकती। तो इसलिए इस सारे मामले में सबसे बड़ा रोल अगर है तो वो है स्पीकर। विधानसभा अध्यक्ष का रोल इंपॉर्टेंट होगा इसमें। सबसे बड़ा रोल उन्हीं का है आज की डेट में कि वही ये तय करेंगे कि कौन क्वालिफाई है, कौन डिस्क्वालिफाइड है और किसको वोट देने दिया जाए, और किसने वोट गलत दिया है तो उसको निरस्त। जी, नहीं तो अगर बिल्कुल अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर दल बदल कानून का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि दल बदल का प्रयोग कहां किया जाता है? हाउस के फ्लोर पे जब टेस्ट होगा तब। अगर यही स्थितियां बनती रही हैं तो ठीक है, दल बदल कानून का बाहर कोई महत्व भी नहीं है। आप 10 बार बयानबाजी करिए, ऐसे बहुत सारे केसेज हैं कि एक नेता के खिलाफ दूसरा नेता उसी पार्टी का बयानबाजी करता है। लेकिन अगर हाउस में अगर यही स्थितियां उत्पन्न होंगी तो बड़ा मुश्किल होगा। सुमित्रा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या स्पीकर के फैसले पर, उनके निर्णय पर गवर्नर दखल कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। नहीं, पहले वोट होगा, वोट होने के बाद कोर्ट में ही जाओ, क्वालिफाई या डिस्क्वालिफाई का निर्णय होगा। राज्यपाल नहीं कर, पहले वो वोट राइट होगा। स्पीकर का है सर, राठौर साहब, वो स्पीकर का राइट है। नहीं, वोट होगा पहले, और वोट होने पर सरकार जाएगी और उसके बाद निर्णय होगा कि ये डिस्क्वालिफिकेशन का वो फैसला तत्काल नहीं हो सकता है, इसलिए ऐसा नहीं संभव है। ये इस पर विचार करिए आप कि वोटिंग हुआ और वोटिंग में सरकार हार गई, हारने के बाद किसने क्रॉस वोट किया ये चीफ व्हिप लिख करके देगा, उसके बाद स्पीकर उस पर फैसला करेगा। तो मोटो स्पीकर भी नहीं कर सकता है, इसलिए सरकार तो जाएगी, इससे कोई रोक नहीं सकता है। ये बात आप कैसे मान सकते हैं? पहले ही यानी वोटिंग होते ही ये स्पीकर कैसे निर्णय ले सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। क्रॉस वोटिंग के बाद सरकार अल्पमत में अगर आ जाती है तो सरकार को जाना पड़ेगा, इसकी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, सरकार जाएगी। बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी बात में, लेकिन सर दल बदल कानून का क्या होगा? सर दल बदल कानून का क्या होगा? एक मिनट, सुमित्रा सिंह जी बैठे हैं और जैन साहब भी यहाँ विद्वान है।
मैं एक बात आपसे निवेदन करूंगा कि जब वोटिंग हो गया, वोट होते ही सरकार गई, सरकार जाने के बाद चीफ व्हिप जो है वो नहीं रहता है। वो चीफ व्हिप भी लिख करके विधानसभा के अध्यक्ष को देगा। ये आप कैसे मानते हैं? और विधानसभा का अध्यक्ष कैसे स्वयं में निर्णय कर लेगा कि ये डिस्क्वालीफाई है? डिस्क्वालिफिकेशन का तो निर्णय करने का समय होता है, नोटिस होता है। वोटिंग सर राठौड़ साहब, जब वोटिंग होगी सबको दिखाई देगा कि अमुक सदस्य ने क्रॉस वोट किया है। नहीं, सबको ये कोई गुप्त मतदान नहीं है। लेकिन चलिए सर, मैं आपकी बात से सहमत हूं। चलिए मैं आपकी बात मान भी लेता हूं, लेकिन सर मुझे तो ये बताइए सर राठौड़ साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मुझे एक चीज बताइए, ये समझना चाहते हैं हमारे दर्शक भी और जन टीवी भी समझना चाहता है कि फिर क्रॉस वोटिंग अगर चलिए, मैं एक बार के लिए मान लेता हूं कि सरकार चली गई, विधानसभा अध्यक्ष तुरंत उस पर एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन सर दल बदल कानून जिसे भारत के संविधान में अपनी जगह दी गई है, फिर उसका क्या होगा? डिफेक्शन लॉ उसके बाद लागू होता है, जब उसको वोट करने के बाद लागू होगा, पहले नहीं हो सकता है। बिल्कुल नहीं होगा, ये कोई कह भी नहीं रहा है। सर वोटिंग के पहले कैसे होगा? एक्शन का एक एक्शन होगा। तो सरकार तो गई, उसके बाद एंटी डिफेक्शन लॉ पर विधानसभा का मुझे एक चीज और बता दीजिए राठौड़ साहब, ये सवाल मेरा आपका बीजेपी लीडर के नाते, आप बीजेपी लीडर हैं, इस वजह से मेरा सवाल है, मोटिव क्या है? सरकार को भेजना या परंपराओं को बनाए रखना, कानून का शासन चलने देना? मोटिव क्या है बताइए मुझे। सदन तो परंपराओं से चलता है और वो उसकी जो नियमावली है नियमों से चलता है। हाँ, नियम और परंपराओं से चलेगा, जो बने हुए हमारे जो नियम है वही परंपराओं को बनाए रखने के लिए बाध्य करते हैं। कार्य प्रणाली और परंपराएं वही तो नियम है, तो उसके अनुसार चलेगा। तो पहले वोटिंग होगा, वोट में सरकार गिरेगी, सरकार गिरने के बाद में यदि एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा और उसके आधार पर विधानसभा का अध्यक्ष निर्णय करेगा, और विधानसभा का अध्यक्ष यदि गलत निर्णय करता है तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन गलत निर्णय किसी को मानेंगे सर आप? अगर जो क्रॉस वोट अगर विधायक करेंगे जिनकी संख्या कम है दल बदल कानून के दायरे से, तो उसमें अधिकार नहीं मान रहे आप अध्यक्ष से बिल्कुल उनको डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं। करेंगे ना वो, लेकिन अपने आप नहीं करेंगे। उनके पास में विधानसभा का जो चीफ व्हिप है या डिप्टी चीफ व्हिप है, शिकायत करेंगे। अगर वो शिकायत दर्ज करते हैं, अगर वो शिकायत दर्ज करते हैं तो ये अधिकार तो मान रहे हैं आप कि विधानसभा अध्यक्ष से इन्हें बर्खास्त कर सकते हैं, उसके बाद वो आयोग करार दे सकते हैं उन्हें। हाँ, लेकिन सरकार को जिंदा नहीं कर सकते वो जी। तो चलिए, आप उस स्क्रिप्ट की पूरी लैंग्वेज बता रहे हैं कि पहले सरकार जाएगी, उसके बाद में जो क्रॉस वोट करेंगे उन लोगों की बर्खास्तगी होगी जो आपको स्वीकार भी मान रहे हैं। मैं श्याम जी के पास में जाना चाहूंगा जो बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं इस वक्त। श्याम जी, पूरी स्थिति आप देख रहे हैं, माफी चाहूंगा मैं तमाम उस पहलू को जन टीवी के दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं जो अंदर चल रहे हैं और जानना चाहते हैं कि अगर ऐसा होता है तो क्या होगा और ऐसा होता है तो क्या होगा। आपको क्या लग रहा है? देखिए, मदन जी ने ये बात ही नहीं तय की। विधानसभा के सरकारी मुख्य सचेतक ने जो ये कह रहे हैं वो पहले शिकायत कर दी है। अब शिकायत विधानसभा अध्यक्ष के पास आ चुकी है, नोटिस जारी हो चुका है। अब आपके अगर सचिन पायलट और उनके समर्थित विधायक आकर के वोट देते हैं खिलाफ, तो कार्रवाई क्या होगी? मदन जी को पता है, अयोग्य घोषित हो जाएंगे, 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ये पहले तलवार लटका दी गई है उनके ऊपर। अब नोटिस जारी हो गया है ना, जो प्रक्रिया, अरे सुनिए ना, नोटिस नहीं हुआ सर, नोटिस का बहुत ज्यादा कोई महत्व नहीं है श्याम जी, नोटिस का महत्व नहीं है। एक इस नोटिस का बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं इस मैटर से, नोटिस जारी कर सकते हैं। अरे आप नहीं हुआ, नहीं आप सुनिए, के लायक एक्ट नहीं हुआ। मदन जी जरा सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, आपकी बात मैंने सुनी, आप सुनिए। उन्होंने क्या लिखा है सरकारी मुख्य सचेतक ने? आपने नोटिस पढ़ा क्या उनका? जो शिकायत किए विधानसभा अध्यक्ष को, क्या लिखा है? वो यही लिखा है कि पार्टी संभावनाओं के आधार पर निर्णय नहीं होते हैं, निर्णय एक्ट पर होता है, एक्ट पर। वो जो वोट देंगे, अरे आप देखिए, घटना घटित होने पर निर्णय होता है, संभावनाओं पर निर्णय कभी भी नहीं हो सकते। सुनिए सही जैन साहब से पूछ लो। अरे सुनिए, मेरी बात आप करने दीजिए पूरा, उसके बाद आप। उन्होंने संभावना व्यक्त कर दी। अब वो अगर सरकार को गिराने के लिए
गवर्नर कह देते हैं कि आप करिए, शक्ति परीक्षण होना चाहिए, संभावना व्यक्त कर दी। अब संभावना वहां पर साबित हो रही है, जब वो खिलाफ वोट देंगे तो इसका मतलब वो उस दायरे में आ जाएंगे और विधानसभा अध्यक्ष उसी दायरे को लेते हुए कार्रवाई कर देंगे, आगे में 6 साल के लिए कर देंगे समाप्त अधिकार। आपको ये संभावना वहां साबित हो जाएगी जब वो खिलाफ वोट देंगे, यही नोटिस काम आएगा। आप नहीं आएगा। नहीं, जैन साहब से पूछो एक बात, कानून के जानकार है, सुमित्रा सिंह जी से पूछो, केवल संभावना के आधार पर निर्णय होते हैं क्या? नोटिस का मतलब यही होता है। अब वो जवाब जैन साहब से कहला दो ये बात। मैं कह रहा हूँ कि वो विधानसभा अध्यक्ष को जवाब देंगे, हम इसमें लिप्त नहीं है, हम ऐसा कर नहीं रहे, ये सब कुछ सारी चीजें आ जाएगी, तो फिर वो वोट देंगे खिलाफ, तो साबित हो जाएगा कि आपने किया है। अभी तो देखिए बैठक, अभी तो केवल बैठक को लेकर के नोटिस है कि बैठकों में नहीं आ रहे, वो तो कह देंगे सब हम बीमार हैं, नहीं आ पा रहे। अरे बैठक किस बात की योगेंद्र जी, उसमें यही आरोप लगाया है, सरकार को गिराने का, साजिश रचने का आरोप है उसमें, यही तो है। अब ये समझ नहीं पा रहे मदन जी, ये आरोप मैं समझ रहा हूँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ और आपकी भावना भी समझ रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक निवेदन करूँ, और कानून विद्वान लोग हैं सब, जा रहा है, विद्वान हो और सारे विद्वान लोग बैठे हैं, मैं एक बात निवेदन करूंगा, संभावनाओं पर फैसला नहीं हो सकता है, घटना घटित होने पर फैसला होगा। आप तो ये संभावनाएं हैं और इसके आधार, और पार्टी की मीटिंग में नहीं आया, ये इसकी चर्चा विधानसभा में नहीं होती है, आप तो इसके आधार, ये इसका मंच विधानसभा नहीं है, पार्टी की मीटिंग में नहीं आया, इसका मंच विधानसभा नहीं है, आपका कहना नहीं माना, इसका मंच विधानसभा नहीं है। विधानसभा की कार्य उसमें, विधानसभा से संबंधित किसी काम में वो गलत काम करे, वो विधानसभा का अध्यक्ष निर्णय लेगा, आपकी पार्टी की बात, उसका फैसला विधानसभा नहीं करेगी। मेरी बात सुनो आप, क्योंकि वो बैठक बुलाई जा रही है कि शक्ति परीक्षण हो सकता है, क्योंकि चैलेंज हो रहा है वहां पर, इसलिए बुलाए। विधानसभा के प्रति देखिए, जो सदन का नेता है ना, वो कहीं भी अपने दल की बैठक बुला सकता है, विधानसभा में हो परिसर में ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वो कहीं भी बुला सकता है। विधायक दल की बैठक, सर विधायक दल की बैठक, हाँ विधायक दल सभा चल रही हो तब बैठक नहीं है वो, विधानसभा चल रही हो नहीं चल नहीं, एक मिनट सुनिए, अरे मेरी बात तो सुनिए आप, विधानसभा चल रही होती है जब भी विधायक दल की बैठक नहीं होती है। विधायक दल की बैठक कभी भी हो सकती है, नया नेता निर्वाचित करना होगा तो क्या विधानसभा को बुलाओगे क्या सत्र को? अब आप सोचते, आप समझते नहीं हो, उसके पहले सब आपके उपचार तो नहीं आने पर विधानसभा का अध्यक्ष निर्णय नहीं देगा। देखिए मैं कह रहा हूँ एक बात आपको बताएंगे, बताएंगे, क्योंकि आप तो पार्टी हो, आप नहीं बता पाओगे। सिंह जी बताएं कि पार्टी की मीटिंग में नहीं आने से विधानसभा अध्यक्ष फैसला करेगा क्या? आप वो रही है, वो बताएंगे। तो अभी उन्होंने कहा अवैधानिक काम हो रहे हैं सारे, क्योंकि देखिए उन्होंने उनका जमीन काम करता है, वो इतनी सीनियर विधायक रही है, उन्होंने निर्णय किया, तो इन्होंने तो हाईकोर्ट के जजों के खिलाफ दिया ही नहीं नोटिस, कहा ना इन्होंने, आप कुछ नहीं कर पाए, ये तो वो निर्णय लिया है ना, पता है मैं था ना उस समय, ये मेरे विषय पर ही लिया था, मैंने ही बोला था, उसी पर लिया। तो फिर आप सिंह जी को याद होगा, मैंने ही बोला था उसी। समय कम है, मैं जैन साहब से एक एक्सपर्ट व्यू और लेना चाहूंगा, जैन साहब के पास जाना चाहूंगा। नहीं, सुमित्रा जी से भी लीजिए, क्योंकि वो तो निर्णय करने में पहले रही है, क्या ऐसा निर्णय करने के सक्षम होती है क्या? क्योंकि जैन साहब तो केवल कानूनी पार्ट बताएंगे, वहां सुमित्रा सिंह जी से पूछ लेते हैं एक बार, सुमित्रा सिंह जी से पूछ लेते हैं। मैम अभी आपने सुना, श्याम जी और मदन जी दोनों अपनी बात पे कह रहे हैं, कुछ वो अपना एक सूझबूझ से कुछ कह रहे होंगे, लेकिन यहाँ बात एक ही आती है निकल करके, क्या ऐसी पोजीशन में क्या फैसला होगा? क्या ये बात तो सही है कि अगर अल्पमत में सरकार आती है फ्लोर टेस्ट में, तो सरकार का जाना तय है, गवर्नर बर्खास्त कर सकते हैं, मुख्यमंत्री इस्तीफा दें, राइट। लेकिन जो क्रॉस वोटिंग करते हैं उसकी कार्रवाई का क्या प्रोसीजर होगा? यहां एक बात फंसी हुई है जी। ऐसा है कि स्पीकर तय कर सकता है कि वो हाथ उठवा के लेगा, कमरे में जाकर के लेगा, या दस्तखत करा के लेगा, ये स्पीकर को अधिकार है। तो वो उस हिसाब से वोटिंग कराएगा, और वोटिंग करा करके यदि उसको लगता है तो पहले भी कर सकता है डिस्क्वालीफाई, सरकार गिरने से पहले भी कर सकता है।
ये कर सकता है डिस्क्वालीफाई, पहले कर सकता है, इसलिए नोटिस जारी हो गए हैं। मदन जी को पता नहीं है ईडी के, अगर नोटिस जारी नहीं होते ना वो डिस्क्वालीफाई पहले करेगा, फिर कराएगा आपको, कि वो तो पहले ही नहीं पहले नहीं कर सकता, पहले ही करेगा नोटिस। एक बार वही बात बता रही है मैम। यहाँ सवाल ये आ रहा है कि जो नोटिस है उसका जो मजमून लिखा गया है उसकी वजह यह है कि पहले ही इन्हें डिस्क्वालीफाई करा दिया जाए फ्लोर टेस्ट से पहले। क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है, ये भी कारण हो सकता है। वह मदन जी पहले उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। मैंने कहा नहीं कर सकते, पहले नहीं कर सकते, किस आधार पर करेंगे? पहले वो नोटिस नहीं किया तो उससे पहले क्या जवाब आने के बाद यही तो हो रहा है, सीधी बात है। नोटिस दे दिया, अब उसका जवाब आएगा। सुमित्रा सिंह जी का एक बार क्लियर आने दीजिए। मैम, क्या जो ये नोटिस सर्व हुआ है हाउस कॉल करने से पहले जिन विधायकों पे संदेह है, क्या उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है? मैंने कहा ना कि पहले स्पीकर तय करेगा कि वोट कैसे पड़ेंगे, हाथ उठा के पड़ेंगे, कमरों में जाकर के विदाउट हाउस इस नोटिस के बिहाफ से रिजल्ट डिक्लेयर करने से पहले यदि वो डिस्क्वालीफाई कर देगा तो खत्म हुई बात, वोट माने नहीं जाएंगे। वो चैलेंज होगा साहब, ऐसा थोड़ी है। परिणाम जैन साहब के पास में जाना चाहूंगा। एक आखिरी सवाल एक जैन साहब से, आखिरी सवाल एक जैन साहब से। जैन सर, आपके पास में आना चाहूंगा। नोटिस दे दिया गया है, ठीक है, सबके चस्पा भी कर दिया गया है, जो भी माध्यम रहा होगा, लेकिन यहां अभी भी एक सवाल यह है कि क्या हाउस कॉल करने से पहले स्पीकर जिन मेंबर्स को सर्व किया गया है नोटिस, उन्हें डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं? देखिए, आपके जो बात डिस्कशन चली उसमें दो बातें आई। पहली बात तो ये कि क्या इस नोटिस के आधार पर जो स्पीकर है वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। मेरा मानना है, और कर्नाटक में भी यही मामला उठा था जो तय नहीं हो पाया, कि इस नोटिस के आधार पर तो उनका डिस्क्वालीफिकेशन नहीं हो सकता। पर दूसरी ओर जो बात कही गई है कि पहले सरकार गिरा दी जाएगी और फिर स्पीकर डिस्क्वालीफाई करेगा, वो भी गलत है, क्योंकि कोई किसी भी कानून का ये मतलब नहीं निकाला जा सकता कि वो उस कानून को ही फेल करते। कंजेक्चर एंड सरमाइसेस से लॉ को नलीफाई नहीं किया जा सकता, कानून का प्रभावी उपयोग दिया जाना जरूरी होता है। यदि स्पीकर का, क्योंकि कोई भी प्रस्ताव पास हुआ या नहीं पास हुआ ये स्पीकर घोषणा करेंगे, ये गवर्नर घोषणा नहीं करेंगे, ये स्पीकर डिक्लेयर करेंगे कि ये विश्वास प्रस्ताव पारित हुआ है, यह विश्वास प्रस्ताव असफल हुआ है। और उस स्थिति में कानून की रक्षा करने की ड्यूटी स्पीकर की है। वो लगेगा कि ये आदमी छल करके और कानून से साथ छल करके और वोट देकर गवर्नमेंट ही अवैध तरीके से वोट देके गवर्नमेंट गिराना चाह रहे हैं, तो वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, मेंबर्स को भी डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं और वोट को भी रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो अनुसूचित 10 है उसको आप नलीफाई नहीं कर सकते धोखा देके तो कानूनी प्रोविजन के साथ। तो यहाँ जो रोल है स्पीकर का है। पहले कैसे कर सकते हैं? पहले जैन साहब कैसे कर सकते हैं? उसने एक्ट ही नहीं किया, उससे पहले कैसे कर सकते हैं? वो वोट को रिजेक्ट। चलिए, मैं माफी चाहूंगा सर, समय नहीं हुआ, समय कम है सर, समय राठौड़ साहब समय कम है। तो चलिए, बात कानूनी पेचीदगियों में आकर के रह गई है। अगर इसी नोटिस के आधार पे हम देखें तो डिस्क्वालीफाई करना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी विधानसभा अध्यक्ष के पास में अधिकार है। और लेकिन जो डिस्क्वालीफाई अगर सदस्य होते हैं तो उनके पास भी अधिकार है, वो अदालत के दरवाजे तक जा सकते हैं। एक बात तो होती है ये, लेकिन अगर हाउस कॉल कर दिया जाता है, वहां स्पीकर की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। हाउस कॉल करने के बाद अगर अल्पमत में सरकार आती है क्रॉस वोटिंग से, तो ये स्पीकर तय करेगा कि पहले सरकार को भेजना है या इनको डिस्क्वालीफाई करना है, क्योंकि दल बदल कानून का हवाला इसमें दिया जा सकता है। और एक अल्पमत में सरकार आने के बाद सरकार को बर्खास्त भी किया जा सकता है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो अभी जिसका इंतजार होगा, और फिलहाल हम तमाम जो पहलू हैं उसको लेकर के हम चर्चा करना चाह रहे थे। उन बारीकियों पर हम हमारे एक्सपर्ट्स के माध्यम से जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा हो तो क्या होगा, ऐसा हो तो क्या होगा। लेकिन फिलहाल तो ये कह सकते हैं कि राजस्थान में ये सियासी संग्राम बना हुआ है और सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आगे क्या। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।